नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पाठ तृतीय की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बीए पाठ तृतीय की इस कक्षा में हम पिछले कुछ व्याख्यानों से प्रथम प्रश्न पत्र में सामाजिक समझौतावादी विचारक जॉन लॉक के संदर्भ में बात कर रहे थे। जॉन लॉक न केवल महत्वपूर्ण सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं, अपितु अनेकों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और अनेकों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के जनक माने जाते हैं। तो आइए हम आज के इस व्याख्यान में लॉक के विचारों का और अध्ययन करते हैं। जॉन लॉक के प्राकृतिक कानून संबंधी विचार। जॉन लॉक प्राकृतिक कानूनों को संवैधानिक कानूनों के समान मानता है। वह कहते हैं कि प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकारों की देन है। प्राकृतिक कानूनों के उल्लंघन के साथ ही प्राकृतिक अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात अधिकार विहीन राज्य अत्याचारी हो जाता है। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक कानून उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने संवैधानिक कानून। यानी दो प्रकार के कानून लोग बताते हैं। एक जो व्यक्ति को जन्मजात जिनका अनुपालन करना होता है, दूसरे जो राज्य व्यवस्था द्वारा अनुपालन के लिए बनाए जाते हैं। और ये दोनों कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ ही ये प्राकृतिक अधिकारों से भी जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि वे सभी व्यवस्थाएं अराजकता की श्रेणी में मानी जाएगी जहां प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन होता है। और ये बात तो तय है कि जिस प्रकार मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार भी एक दूसरे के पूरक हैं। यानी आपने यदि प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन किया तो ये मान के चलिए कि आपके प्राकृतिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं रह सकते। और जैसा कि आपको पता है कि लोक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं संपत्ति का अधिकार। और ये तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप प्राकृतिक कानूनों का अनुपालन करें, संवैधानिक कानूनों का अनुपालन करें। इसी संदर्भ में जॉन लॉक कहते हैं कि जहां कानूनों का अंत होता है वहीं से अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, कई अराजक राज्य ऐसे होते हैं जिनमें कानून नाम की कोई चीज ही नहीं होती और वहां क्रूरता, अत्याचार, लूट, चोरी, डकैती, रेप ऐसे जघन्य कांड आम बात है। तो ये कब होता है? जब कानूनों का अंत होता है। तो कानूनों का अंत होना स्वाभाविक रूप से अत्याचार का बढ़ना। आज भी आप देख लीजिए, ये बात आज भी लागू है वर्तमान संदर्भ में भी। जब जब कानून शिथिल हुए, जब जब कानूनों का प्रभाव सीमित हुआ, जब जब कानूनों के प्रभाव की धार कम हुई, तब तब अत्याचार और तब तब अपराध बढ़े हैं। जॉन लॉक ने राजनीतिक राजसत्ता की शक्ति को तो स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कभी भी कानूनी राजसत्ता को मान्यता नहीं दी। वे कानूनी राजसत्ता के समर्थक नहीं थे। कानून और वो भी राजसत्ता, राजनीतिक राजसत्ता तो समझ में आती है, लेकिन कानून और वह भी राजतंत्र के अनुसार थोपी हुई। अभी आपने देखा होगा कि अफ्रीका के और मध्य एशिया के बहुत से राज्य ऐसे थे जहां तानाशाही या यूं कह दीजिए अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं थी और धीरे धीरे वो छिन्न होती जा रही है, धीरे धीरे वो समाप्त होती जा रही है और वे राज्य सब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के तो ओर बढ़ रहे हैं। जॉन लॉक इंग्लैंड के विहिक दल अर्थात उदारवादी दल से जुड़े हुए थे। यह दल पूंजीवादी शासन व्यवस्था, कॉमन सभा
संसदीय शासन प्रणाली आदि का समर्थन करता है। जबकि दूसरी ओर यदि बात करते हैं दूसरे सामाजिक समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स की, तो वे टोरी दल के साथ जुड़े हुए थे और यह अनुदारवादी दल हैं। और इस विचारधारा के लोग जो अनुदारवाद से जुड़े हुए हैं, वे लॉर्ड सभा, चर्च और राजतंत्र का समर्थन करते हैं। अब आप देखिए दोनों में कितना विभेद है। एक तरफ संसदीय शासन व्यवस्था और लोकतंत्र का समर्थन, दूसरी ओर चर्च और राजतंत्र का समर्थन। तो लोक उदारवादी विचारकों की श्रेणी में प्रथम है। जॉन लॉक उदारवाद के जनक भी माने जाते हैं। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। जनक किस प्रकार कहा जाता है? क्योंकि लॉक के विचारों में हमें एक साथ अनेक उदारवादी तत्व दिखाई देते हैं, इसलिए एडम स्मिथ ने उन्हें उदारवाद का जनक कहा है। जॉन लॉक में पाए जाने वाले प्रमुख उदारवादी तत्व निम्न प्रकार हैं। कई तत्व ऐसे हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक उदारवादी विचारक है। पहला, मानव स्वभाव का सकारात्मक वर्णन। अब जहां प्रथम सामाजिक समझौतावादी विचारक हॉब्स की बात करें, तो हॉब्स मानव स्वभाव का बिल्कुल नकारात्मक चित्रण करता है। वह मानव को दुष्ट, कपटी, नीच, छली, लालची, लोभी बताता है। वहीं लॉक मानव को निष्पाप, भोला, सहयोगी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। लॉक कहता है कि व्यक्ति बहुत भोला है, व्यक्ति बहुत निष्पाप है, दयालु है, वह सहयोगी है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। और जहां इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना वही अपने आप में उदारवाद का एक बहुत बड़ा आधार हो सकता है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। मैंने आपको पहले भी कहा कि लोक प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्ति को जन्मजात 3 प्राकृतिक अधिकारों का अधिकार देने की बात कही और उनका समर्थन किया। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो लोक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। निजी संपत्ति पर विशेष बल। देखिए, निजी संपत्ति पर बल देना, और वो भी उस समय की बात जब संपत्ति को अर्जित करना ही बहुत दुष्कर माना जाता था, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, राज्य के कानूनों का अनुपालन करते हुए जितनी चाहे संपत्ति अर्जित कर सकता है। और लोग तो यहां तक कहते हैं कि व्यक्ति यदि किसी भी सार्वजनिक कार्य में श्रम लगाता है तो वह भी उसका निजी कार्य या निजी संपत्ति बन जाता है। तो यह भी एक इस प्रमुख उदारवादी विचार है। सहिष्णु राज्य का समर्थन। जो लोग सहिष्णु राज्य का समर्थन करते हैं, वे कहते हैं कि ऐसा राज्य हो जहां जातिगत और धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, जातिगत और धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का क्लेश नहीं हो, यानी सब लोग समावेशी तरीके से एक साथ सारे राज्य की सब वस्तुओं का उपभोग करते हुए और राज्य का संरक्षण करते हुए जीवन यापन करें। इस प्रकार के राज्य की बात जो लोग अपने विचारों में करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन। जो लोग संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं, संसदीय शासन प्रणाली का न केवल समर्थन करते हैं अपितु जो लोग एक ऐसे विचारक हैं जिनसे प्रेरित होकर संसदीय शासन व्यवस्था मजबूत भी हुई है और कई राज्यों में संसदीय शासन व्यवस्था का अंकुरण भी हुआ है। जॉन लॉक इस व्यवस्था के महान समर्थकों में से एक है। फिर संसदीय शासन व्यवस्था के साथ संवैधानिक शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं। लोग कहते हैं कि कोई भी शासन व्यवस्था का संचालन एक निश्चित नियमों के तहत, एक निश्चित पैरामीटर के तहत होना चाहिए और वह संवैधानिक शासन व्यवस्था में ही संभव हो सकता है। यानी कोई कानून हो, कोई आधार हो जिससे राज्य का संचालन हो। ऐसा नहीं कि
जैसा कि राजतंत्र में राजाओं की मर्जी से शासन चलाया जाता है और जब जब जो कह दे वही कानून बन जाए, इस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन लोग नहीं करते। लोग कहते हैं कि पहले से सब कुछ तय होना चाहिए, नियमबद्ध होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, उनके आधार पर सब अनुपालन करते हुए काम करें। और क्रांति के अधिकार का समर्थन, ये है तो बिल्कुल विपरीत, संवैधानिक शासन व्यवस्था के समर्थन के बिल्कुल विपरीत है, बट लोग क्रांति के अधिकार का समर्थन करते हैं। लेकिन अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखोगे तो पता चलेगा कि लोग क्रांति के अधिकार का समर्थन इस दृष्टि से करता है कि यदि किसी शासन व्यवस्था में लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकारों का हरण हो रहा है या उनके जान माल को क्षति पहुंच रही है, तो ऐसी स्थिति में वह क्रांति का अधिकार उसका सुरक्षित रहता है। वह ऐसी शासन व्यवस्था को बदल सकता है, उसके विरुद्ध आवाज उठा सकता है। तो ये अपने आप में व्यक्ति को अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, व्यक्ति को अपने अधिकारों को संरक्षण के लिए इस प्रकार का कोई हथियार मिल जाता है, तो यह अपने आप में एक महान उदारवादी विचारों का लक्षण प्रतीत होता है। जॉन लॉक का व्यक्तिवादी दर्शन, लॉक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व उसका व्यक्तिवादी विचार है। वह व्यक्ति का परम उपासक है। व्यक्तिवाद लॉक के राजनीतिक विचारों की आधारशिला है। वाहन के शब्दों में लॉक की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाती है। प्रत्येक वस्तु को वह इस भांति सजाकर रखता है कि व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता हर प्रकार से सुरक्षित रहे। यानी वह हर दृष्टि से व्यक्ति को महत्व प्रदान करता है और व्यक्ति को हर दृष्टिकोण से संरक्षण प्रदान करता है। इसी कारण लोग को महान व्यक्तिवादी कहा जाता है। हॉब्स ने भी व्यक्ति को अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया, लेकिन हॉब्स के व्यक्तिवाद और लॉक के व्यक्तिवाद में बहुत अंतर है। हॉब्स एकांकी व्यक्तिवाद और निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करता है, जबकि लॉक इस प्रकार के एकांकी एवं निर्धन व्यक्तिवाद का कभी भी समर्थन नहीं करते। लॉक के दर्शन में व्यक्तियों ने समस्त समाज को संपूर्ण बनाया है, किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं। लॉक का व्यक्तिवाद पूर्णतया उदारवाद से ओतप्रोत है। तो लॉक का व्यक्तिवाद हॉब्स के व्यक्तिवाद से कहीं आगे है। जॉन लॉक के व्यक्तिवाद के प्रमुख तत्व, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो जॉन लॉक में व्यक्तिवादी दृष्टि से दिखाई देते हैं? पहला, राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना है। लोग खुद कहते हैं कि राज्य के निर्माण का उद्देश्य ही व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना है। व्यक्ति के पक्ष में राज्य की सीमाएं निश्चित होनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध संभव, यानी मैंने पहले भी कहा कि यदि राज्य अत्याचारी, क्रूर या व्यक्तिगत अधिकारों का हरण करता है तो व्यक्ति को क्रांति करने का या उसका विरोध करने का अधिकार है। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। व्यक्ति को सत्ता में सहभागिता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति सत्ता में सहभागी बन सकता है अपनी योग्यता से और अपने प्रभाव से। प्रत्येक व्यक्ति में संप्रभुता का अंश होगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का तो लक्षण ये है कि संप्रभुता लोगों में निवास करती है, नागरिकों में निवास करती है और वह अंश के रूप में निवास करती है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी संप्रभु नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से हम सब संप्रभु हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में संप्रभुता का अंश होगा। इस प्रकार जॉन लॉक ने व्यक्ति को अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया है। बार्कर के शब्दों में लॉक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली तथा सुधार की जाने वाली महान भावना थी। बार्कर कहते हैं यानी व्यक्ति की गरिमा को जो स्वीकार करे, व्यक्ति की भावनाओं को जो स्वीकार करे, वह भावना जॉन लॉक में थी। इसीलिए मैक्सी के शब्दों में लॉक ने व्यक्तिवाद को अजय राजनीतिक शक्ति बनाया है। मैक्सी कहते हैं कि लॉक ने
व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक शक्ति बनाया है। यानी लोग आदि से अंत तक व्यक्तिवादी थे और व्यक्तिवादी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत धन्यवाद। इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे।